तो दोस्तों आज मैं कुछ लोगों से बैठ के बात कर रहा था कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। और जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसी समय बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आई। मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं। और चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली है क्या कि पिछले अगर आप देखोगे तो 2-3 सालों में और खासकर 1.5-2 साल में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप फंड होता है उसमें बिल्कुल आग लगी हुई है। मतलब दबा के बढ़ रहा है। और मतलब दबा के बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि मतलब वो 15% या 20% के बजाय 25% रिटर्न दे रहा है। वो 40%, 45%, 60% तक रिटर्न दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने आज की डेट में नया फंड लेना ही बंद कर दिया है। मतलब कि नया अगर इन्वेस्टमेंट आप डालोगे, नई एसआईपी करना चाहोगे उस फंड में, तो वो नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये तो मतलब उन फंड्स के लिए, उन कंपनीज के लिए तो प्रॉब्लमेटिक। मतलब उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड लेंगे मार्केट से उतना ज़्यादा आगे डालेंगे और उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सारे फंड्स रोक के रखा हुआ है उन्होंने कि मतलब अब मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। दूसरा फंड बनाया, दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट करी, तो उस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और इतना ज़्यादा ग्रो क्यों हो रहा है? मतलब जो मार्केट है खासकर स्मॉल कैप की, वो इतनी ज़्यादा ग्रो क्यों कर रही है? इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज, कंफ्यूजन, और मतलब उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या इसकी वजह से मार्केट पे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, और अगर इफेक्ट पड़ने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं पड़ने वाला है तो क्या उसका कोई अल्टरनेट है कि मतलब स्मॉल कैप की जगह हम कुछ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर हमारा रिस्क ओके ओके हो, रिटर्न भी अच्छा खासा मिले। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं और मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये मैंने अपना एक ग्रो का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। ग्रो में यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रो ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो को या अपना नाम लेने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। अब चलो मैं म्यूचुअल फंड में आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। म्यूचुअल फंड गए और यहाँ पर मैं सारे कलेक्शंस देख रहा हूँ म्यूचुअल फंड के। ये ग्रो वाला मैं नहीं देखूंगा, मैं बाकी म्यूचुअल फंड के देखूंगा। हम म्यूचुअल फंड पे जाते हैं और म्यूचुअल फंड पे देखते हैं ऑल म्यूचुअल फंड्स। इस पे देखते हैं कि क्या कहानी है, कैसे चल रहा है आजकल ये। अब इसमें आप देखो, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं, मैं रिटर्न्स हाई टू लो के बेसिस पे करता हूँ इसको, ठीक है। और ऑल म्यूचुअल फंड मैंने किया हुआ है। हाँ, ये आ गया रिटर्न्स हाई टू लो। चलो, ये कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है बट रेटिंग हाई टू लो पे ये आ रहा है। अब ये देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है फंड, डायरेक्ट ग्रोथ का फंड है। ये 62.60% का रिटर्न दे रहा है एक साल में। मैं वही आपको कह रहा था कि पिछले 1 से 2 सालों में इसमें आग लगी हुई है इतना ज़्यादा। अब चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। और मोतीलाल ओसवाल बाय द वे मतलब ठीक ठाक फंड है, मतलब अच्छा फंड है। ये मोतीलाल ओसवाल ओपन हो गया। पिछले 3 सालों में इसने 36% का ऑन एन एवरेज दिया। मतलब 36% का रिटर्न दे रहा है। तो आप ये सोचिए, जो पैसे आप लगा रहे हैं, मतलब 2 साल में ही आपके पैसे डबल हो रहे हैं। तो 36% बहुत अच्छा ग्रोथ है, सस्टेनेबल नहीं है। और ना ही मोतीलाल ओसवाल का ये स्पॉन्सर्ड है। मैं केवल एग्जाम्पल से समझाने के लिए आपको मोतीलाल ओसवाल का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, समझाने के पर्पज से। इसको मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी R&D जरूर करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। मोतीलाल ओसवाल मुझे दिख रहा है और ये 36.25%। अच्छा चलो, इसको हम पिछले 1 महीने में देखें तो कम है। 6 मंथ में 32% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में देखें 62.60%, मतलब 62% का रिटर्न है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। इतना रिटर्न अगर आपको मिलता है तो हर साल आपके पैसे डबल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब 1.25 साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है फंड। इसकी रेटिंग, अब जो मैं आपको बता रहा था, इसका फंड साइज क्या है? इसका फंड साइज है 18,604 करोड़ रुपए, मतलब 18,604 करोड़ रुपए। अब आपको समझना है कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की डेफिनेशन क्या होती है, सेबी क्या कहती है। तो सेबी ये कहती है, भारत के जो सबसे बड़ी कंपनीज है, जो सबसे बड़ी कंपनीज है, उनमें से टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप है। टॉप
100 कंपनीज लार्ज कैप है। उसके बाद 101 नंबर से 250 तक नंबर की जो कंपनीज हैं वो मिड कैप की कंपनीज हैं। समझ में आ रहा है? सबसे जो बड़ी 100 कंपनीज हैं लार्ज कैप हो गई, जो 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज हैं वो मिड साइज हो गई, 250 से नीचे जितनी भी कंपनीज हैं लेकिन वो लिस्टेड है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका शेयर ट्रेड हो रहा है, वो सारी स्मॉल कैप की कंपनीज हैं। अब नॉर्मली इनकी वैल्यू क्या होती है? इन कंपनीज की वैल्यू होती है किसी की 500 करोड़, किसी की 1000 करोड़, किसी की 1500 करोड़। अब जब आप इसको देखोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी जो हम फंड देख रहे थे, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। अभी जो हम फंड देख रहे थे इसका फंड साइज है 18,600 करोड़। मतलब अगर ये अपना 1% पैसा डालता है तो 180 करोड़ पैसे डालेगा एक फंड में। अब नॉर्मली अब नीचे आइए, अब भाई आपको कहानी समझ में आएगी। इसने क्या किया है? इन कंपनीज में डाला है, कल्याण ज्वेलर्स में डाला है, पॉलीकैप में डाला है, मतलब इस कंपनीज में कितना कितना पैसा डाला हुआ है इसने? 9.88%, 9.5%, मतलब 9%, 8%, फिर नीचे आओगे तो आप कम भी इसको आपको दिखेगा। इसका मतलब एक अच्छी कंपनी में करीब 10% ही पैसा डालते हैं। इनकी वेल्थ है, मतलब इनका टोटल जो वैल्यू है इस फंड जो साइज है वो है 18,600 करोड़। इसका 10% की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं 1,860 करोड़। अब कंपनी का साइज ही नहीं है उतना बड़ा, मतलब अगर किसी कंपनी में वो पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा, मार्केट में मच जाएगी अफरा तफरी। हम जो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, उनकी नेचुरल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ उनका क्या मार्केट पोजीशनिंग है, कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस रहा, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, भविष्य उनका कैसा होगा, इन सब के बेसिस पे एक सेंटिमेंट बनता है और वो मार्केट वैल्यू उस कंपनी के शेयर की होती है। अब अगर ये पैसे डाल देंगे, मान लीजिए 10% उन्होंने डाल दिया और 1,800 करोड़, तो वो कंपनी तो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। ये जो शेयर दिख रहे हैं ये इनका तो वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसको आप देखिए तो मार्केट कैप इनका देखोगे आप तो 58,000 करोड़ का है, विच इज़ ओके, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में डालना बनता है, हालांकि ये भी स्मॉल कैप ही है। लेकिन तो इसीलिए अब लिमिटेड कंपनीज बचती है जिसमें आप पैसे डाल सको। जब लिमिटेड कंपनीज बच रही है तो आप क्या करोगे? या तो पैसे लेना बंद कर दोगे और पैसे नहीं डालोगे, क्योंकि आप पैसे डालोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, फटेगा तो आपका नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा तो लोग आपको गालियां देंगे, आपके खिलाफ केस चलेगा और आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये कहानी है। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कैसे करना है? चलो फिर से एक बार एक्सप्लोर वाले पे चलते हैं और मैं म्यूचुअल फंड पे चलता हूँ। ऑल म्यूचुअल फंड पे मैं देखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब आपको केवल मतलब अच्छे रिटर्न वाले देखने हैं या ज़्यादा रिटर्न वाले देखने हैं, तो मैं इक्विटी फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हम इक्विटी वाले में पैसे डालेंगे और रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, इन दोनों को हम लोग चूज कर लेते हैं कि मतलब हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क वाले हम फंड लेंगे। फंड साइज ठीक है, ऊपर है, बड़ा है, कोई बात नहीं। अवेलेबल टू इन्वेस्ट एसआईपी की हम बात कर रहे हैं, एसआईपी डालेंगे। अब देखो आपको ये फंड्स दिखेंगे, मोतीलाल ओसवाल, पीएसबी, पीएसयू, डायरेक्ट फंड। अब अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी में नहीं डालना है पैसे, तो हम क्या करेंगे फिर? हम डालेंगे हाइब्रिड में। देखो आप वहाँ पर जो फंड आपका था, जो मोतीलाल ओसवाल वगैरह ऊपर आ रहा था, वो सब हट गया। यहाँ पर हम कर देते हैं, अब ये आ गए। चलो इसको देखते हैं, जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगेन ये मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस कल समझाने के पर्पज से आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ओके, एक साल का रिटर्न इनका देखते हैं। एक साल में इन्होंने भी 35% रिटर्न दिया है, लेकिन ये ध्यान दीजिए हाइब्रिड इन्होंने लगाया हुआ, मतलब सारा का सारा इक्विटी में नहीं है, बड़ी कंपनीज में भी लगाया हुआ है, कुछ में इक्विटी में और कुछ में अलग तरीके के भी पैसे लगाए हुए हैं। इक्विटी में इन्होंने 71% लगाया है, डेप्ट में 18% लगाया है, कैश में 9.6% लगाया है। तो ये मेरे लिए फिर भी समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क कम है, इसमें मैं पैसे डाल सकता हूँ
और रिटर्न भी ठीक ठाक दे रहा है, मतलब 35% तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। 3 साल में देखते हैं कितना रिटर्न है। 3 साल में भी 24% है यार। 24% अगर रिटर्न दे रहा है तो आपके पैसे 3 साल में डबल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। 3 साल से थोड़ा सा कम पहले ही आपके पैसे डबल हो जा रहे हैं। 5 साल में देखते हैं, तब मजा आएगा, समझ में आएगा। 25%, मतलब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो जब हमें सिलेक्शन करना होगा तो हम इसी बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, इसी तरीके से हम अपने फंड को चूज करेंगे। एक और मैं आपको बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल दिखाता हूँ। वो एग्जांपल है स्मॉल कैप में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए, अभी तो पैसे चाहिए, पैसे, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। चलो स्मॉल कैप, एक बार इसमें एक काम करते हैं, हम 1 साल में देखते हैं जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ। बंधन स्मॉल कैप का ये म्यूचुअल फंड मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। चलो इसको देखते हैं कि क्या है, इसकी कहानी क्या है। इक्विटी में है, स्मॉल कैप है, बहुत हाई रिस्क है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 31% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 साल में देखते हैं। अच्छा, मैं 1 महीने और 6 महीने क्यों नहीं देख रहा हूँ? 1 महीने 6 महीने मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं समझ में आता, एग्जैक्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। चलो 1 मंथ में देखोगे तो आप 1% का रिटर्न है, तो ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, या मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। 6 मंथ है, 26% का रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न मुझे समझ में आता है 56%, बहुत गजब का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। 3 साल देखें, 31% का रिटर्न है। 31% इज वेरी वेरी नाइस रिटर्न। ऑल टाइम देखें 40% का रिटर्न है। ये स्टार्ट कब से हुआ था फंड? बंधन तो मतलब नया बैंक है, हाँ 2020 में स्टार्ट हुआ था, तो 4 साल हो गया, तो 5 साल की इसकी तो हिस्ट्री नहीं है, आगे हिस्ट्री होगी। मतलब ऑफ कोर्स इसका फंड साइज आप देखोगे, इस पर्टिकुलर फंड का 8,400 करोड़। इसके पहले जो मैं आपको दिखा रहा था फंड मोतीलाल ओसवाल वाला, उसका था 18,000 करोड़। तो आप देखो ये नया है, इसमें कम फंड है और ये पैसे भी ले भी रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ पर पैसे डाले हैं ये देखते हैं। एलटी फूड्स लिमिटेड, मुझे नहीं पता क्या है। पीसीबीएल लिमिटेड, हाँ अच्छी ठीक कंपनी है। चोलामंडलम, मतलब ठीक ठाक नाम है एनबीएफसी में। अरविंद लिमिटेड पता नहीं, शोभा लिमिटेड पता नहीं जी। कर्नाटका बैंक तो मतलब अच्छा, अब इसमें आप एक समझदारी देखो इनकी, क्या इन्होंने किया है, इन्होंने छोटे छोटे चंक्स में पैसे डाले हैं। 2% यहाँ पर, 2.5%, 2%, 1.25%। आप देखोगे तो ये इन्होंने बहुत सारे, सी ऑल, आप देखते चले जाओ, इतने सारे फंड्स में इन्होंने पैसे डाले हुए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग तरीके के फंड में। ऐसे फंड्स में पैसे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली अगर कुछ बैंक या कुछ सेक्टर खराब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा हिट नहीं मिलता, ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो देखते हैं। इक्विटी 89.9% है, मतलब ये इक्विटी तो फंड ही था तो सही है। कैश 10% कैश भी इन्होंने रखा हुआ है। डेप्ट पॉइंट, ओ भाई साहब, इन्होंने मतलब डेप्ट तो रखा ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो ये सही है। फिनेंस सेक्टर में इनका 20% है, अदर्स में 19 है, हेल्थ केयर में 12 है, सर्विसेज में 10 है, कंस्ट्रक्शन में 8, केमिकल। अब जैसे मैं बेसिक अगर लॉजिक के हिसाब से देखूँ तो मुझे फंड सही लग रहा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, बट आपको अपना मतलब ड्यू डिलिजेंस तो करना ही है आप, क्योंकि ये हाई रिस्क फंड है, वेरी वेरी हाई रिस्क फंड है। एक तो स्मॉल कैप है, उसमें भी वेरी वेरी हाई रिस्क फंड है। इसकी रेटिंग कितनी है चलो देखते हैं। 3 स्टार रेटिंग है, तो 3 स्टार रेटिंग मतलब ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भी कह रही हैं भाई साहब थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना इसमें, लेकिन बेसिक लॉजिक के हिसाब से ठीक लग रहा है। तो आपको अपना R&D करना पड़ेगा। अब चलो ज़रा नीचे देखते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखते हैं, फिर समझ में आए कि इसमें पैसे डालते हैं कि नहीं। ओके, एडवांस्ड रेशन, ओके, टॉप 5 ठीक है, ये सब छोड़ दो। मिनिमम फॉर फर्स्ट इन्वेस्ट मतलब 1,000 रुपये का तो है, अगर आप लमसम कर रहे हैं, और SIP के लिए 100 रुपये, मतलब 100 रुपये की भी SIP कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है यार। अगर आप 200 रुपये बचाते हैं तभी भी, 2,000 बचाते हैं तभी भी, 20,000 बचाते हैं तभी भी, आपको SIP में इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। इनकी रिटर्न्स और रैंकिंग देखते हैं। तो फंड रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज 32% का रहा है। इनका परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड। 3 ईयर में कैटेगरी एवरेज रहा है 22.9%, इनका रिटर्न 31% रहा है, विच इज़ वेरी गुड, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि कुछ पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी कर लो, मतलब
अगर आपको कुछ और फंड्स के साथ कंपेयर करना है, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, इनके रिटर्न दिए हुए हैं 1-1 साल में और 3 साल में, इसको आप कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर भी कर लो। अभी कंपेयर का भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले ये देखते हैं एक्सपेंस रेशियो वगैरह। तो एक्सपेंस रेशियो इनका 0.38% है, अच्छा है। 0.5 से कम अगर किसी में भी एक्सपेंस रेशियो है तो नॉर्मली अच्छा मैं मानता हूँ। एग्जिट लोड 1% है, सभी लोग रखते हैं। स्टैम्प ड्यूटी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे। बाकी हाँ, आपको तो भाई साहब देखना पड़ेगा। अब एक बार इसमें कंपेयर करते हैं। कंपेयर का ऑप्शन, हाँ ये है ना कंपेयर। अब इसमें कंपेयर करते हैं निपॉन इंडिया वर्सेस, चलो मोतीलाल से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके भी हमें समझ में आएगा, मिड कैप नहीं। अब आप ये देखो, ये आपको समझ में आएगा, सही है निपॉन और मोतीलाल। ये आप देखो, ये मोतीलाल है और ये ग्रीन वाला निपॉन है। ये देखो मतलब लगभग सेम सेम चल रहे हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। चलो 3 ईयर में देखते हैं। आओ, ये तो स्टार्ट ही बाद में हुआ है तो इसलिए ठीक है। 1 ईयर का देखें तो दोनों लगभग सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जा रहा है। ये बहुत बढ़िया फीचर है। एक मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, जब हम लार्ज कैप के साथ इसको निपॉन इंडिया का ही लार्ज कैप लेते हैं, ठीक है। अब चलो देख, ओहो, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप भी बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, मतलब अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ओके, फिर हमें कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें काम करते हैं निपॉन स्मॉल कैप और दूसरा एक लार्ज कैप लेते हैं, एसबीआई का एक लार्ज कैप लेते हैं। सही है। अब इसको हम देखते हैं और चलिए एक बारी कंपेयर करके देखते हैं। तो अब देखो एसबीआई मतलब 29% है रिटर्न, तो नीचे नीचे चल रहा है, ठीक है। ये ग्रीन वाला है, आपको नीचे नीचे ही दिख रहा है आपको। निपॉन है तो स्मॉल कैप है तो ऊपर चल रहा है, आपको बिल्कुल दिख जाएगा। और कंपैरिजन भी एक जगह पर देख सकते हैं आप, मतलब कैसे आपको कंपैरिजन करना है, कितनी इसकी वैल्यू है, कब स्टार्ट हुआ है, अभी फंड साइज क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो, आपको करना क्या है, हमेशा इन कंपैरिजन को जरूर ध्यान देना है। और अल्टरनेटिव क्या है, जो स्मॉल कैप में आग लगी हुई है, आप उसके लालच में हमेशा नहीं आना, एक बैलेंस करके आपको चलना है। आप 40% 50% पैसे, चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं 40% 50% पैसे स्मॉल कैप में डाल देता हूँ और बाकी पैसे मैं कुछ मिड और लार्ज कैप में डालता हूँ। म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादातर मैं पैसे डालता हूँ, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता। या 1-2 जगह पर शेयर में पैसे डाले हुए हैं तो वो लॉन्ग रन के लिए डाले हुए हैं, ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी और डेली बेसिस पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब आपको समझ है, ये जब आप कंटिन्यूअस वीडियोस को देखते रहेंगे, कंटिन्यूअस चीज़ों पे और स्टडी करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तब आपके दिमाग के जाले साफ होंगे। एक वीडियो देख के ही नहीं समझ में आएगा, मल्टीपल वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अपना और अपनों का ख्याल रखना है। थैंक यू। जय हिंद।